Okay, thank you. We will start with the unit first, that is Introduction to Global Business. Globalization, we will start with the globalization, meaning, implication. Do you have syllabus? So we will start with the unit first, that is Introduction to Global Business. Firstly, tell me what you mean by the globalization. In simpler terms, what you mean by the globalization? ओके मतलब मैं आपकी नॉलेज देखना चाहती हूँ कि व्हाट यू नो, देन मैं आपको बताती हूँ क्या ग्लोबलाइजेशन होता है एक्चुअल मीन में. ग्लोबलाइजेशन मतलब एक कंट्री का इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्री पे वर्ल्ड ओवर. ओके जो रॉ मटेरियल सोर्स करना और जो उसके कस्टमर्स हैं दे आर नॉट कंबाइनिंग द नेशनल टेरिटरी. ओके वो पूरे वर्ल्ड को एज अ सिंगल मार्केट ट्रीट. so we can see it is integrating the different market. So globalization is interaction and integration of different people, company and government worldwide. You can write also it is a process of integration. It is a process of integration and interaction among people, company and government worldwide. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. ये जो है आपने पता होगा आप लोगों को कि चाइना में सिल्क रूट था, सिल्क रूट तब से चला आ रहा है. इट इज नॉट न्यू कॉन्सेप्ट कि ग्लोबलाइजेशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो अभी अमर्ज हुआ है. ग्लोबलाइजेशन क्यों अमर्ज हुआ? क्योंकि कोई भी कंट्री अपने रिसोर्सेज, सबके पास रिसोर्सेज इनफ नहीं होते. हमारे पास जैसे कि वी डोंट हैव दैट इनफ पेट्रोल, सो किसी ना किसी रूप में वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्री. अब हम डिपेंड रहेंगे अगर किसी दूसरी कंट्री पे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन इज इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड. हम इसकी केस स्टडी भी करेंगे आज, इससे आपको और डीपली पता चलेगा. जितना आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ोगे ना इसका, उतना आप और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो. हम आज केस स्टडी भी करेंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो मर्जिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वी कैन सी मार्केट. डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट को इंटीग्रेट कर रही है, डिफरेंट डाइवर्सिटी को इंटीग्रेट कर रही है. जैसे कि इफ़ यू आर डूइंग ट्रेड इन द यूरोप, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कोई हमारी कंट्री में आके क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो ये क्या कर रहा है? डिफरेंट जो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं उनको क्या कर रहा है? इंटीग्रेट कर रहा है. क्लियर है डेफिनेशन? सो यू कैन ऑल्सो राइट इट रेफर टू मर्जिंग ऑफ distinct and separate national market, separate national market into the one global marketplace. What it do? It integrate the different market into the one market. And anyone can sell here, anyone can परचेज फ्रॉम हियर. सो ये क्या कर रहा है? डिफरेंट मार्केट को इंटीग्रेट कर रहा है. जैसे कि अगर हम आज सोचें कि हमारे पास इंडियन मार्केट, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो एंड यू से कि आपके पास सिर्फ इंडियन मार्केट है, नो. ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन हमने 1991 में क्या कर दिया था? ग्लोबलाइजेशन एलपीजी, तो हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया था? ओपन कर दिया था. थ्रू द ग्लोबलाइजेशन हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और हम कहीं भी क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं. सो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन जस्ट इंडिया ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट जगह कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वी कैन सी इट इज अ, मतलब हम क्रॉस बॉर्डर क्या कर रहे हैं? क्रॉस बॉर्डर, नॉट जस्ट इन विद इन द बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर क्या कर रहे हैं? हम गुड्स एंड सर्विस को सेल आउट कर रहे हैं. नाउ क्लियर है सबको डेफिनेशन? व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली? व्हाट इज इट? क्या होता है? ओपन द इकोनॉमी एंड इंटीग्रेट एंड इंटरैक्शन द इकोनॉमी. मतलब डिफरेंट इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना और इंटरैक्शन करना. मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं जब डिफरेंट इकोनॉमी को, डिफरेंट मार्केट को इनटू द वन मार्केट, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन.
क्लियर है सबको? और इट इज नॉट अ न्यू, आई टोल्ड यू, यू कैन राइट एग्जाम्पल, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द सिल्क रूट. वट इज द एडवांटेज ऑफ इट? क्या एडवांटेज हो सकती है इसकी? ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या एडवांटेज हो सकती है? वन बाय वन. डिमांड को सप्लाई से मीट करवाता है. हाँ ठीक है, लेकिन इसके एडवांटेज क्या? आपको सोचो, ग्लोबलाइजेशन अगर आपके पास है इस वक्त तो व्हाट इज एडवांटेज? अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता हम क्या जो आसपास देख रहे हैं कि वो चीजें प्रोडक्ट यूज कर पाते? सही बात है. जैसे कि इफ समवन इज यूजिंग आईफोन, सो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ही. अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है इंडिया के पास? क्या मतलब क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं हम? सो ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या है? एक्सेस टू द न्यू मार्केट. द फर्स्ट एडवांटेज इज एक्सेस टू द न्यू मार्केट. इट इज नॉट कि हम जस्ट इंडिया ही हमारा एक मार्केट रहेगा, वी कैन एक्सेस टू द न्यू मार्केट. द फर्स्ट एडवांटेज इज एक्सेस टू द न्यू मार्केट. सेकेंड, स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज. जितना भी आज आसपास देख रहे हो आप, ये आया, पंखे आया है, लाइट आई है, क्या इंडिया में इन्वेंट हुई है? नो, इट इज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. ये क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को. सो एक्सेस टू द न्यू मार्केट, स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. एंड थर्ड इज प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है. फर्स्ट क्लियर है सबको? न्यू मार्केट में एक्सेस करना. सेकेंड, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना? स्प्रेड करना. इट ऑल्सो इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इट्स ऑल्सो इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वाह, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इंप्रूव कर रहा है? ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. अब कोई कंपनी, हम कहीं कहीं जाके ट्रेड कर रहे हैं, कोई यहाँ पर आके ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी. पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी तो क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. सो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमी इंप्रूवाइज होती है और इससे हमारा कैपिटल फ्लो भी इंक्रीज होता है. इससे हमारा क्या होता है? कैपिटल फ्लो भी इंक्रीज होता है. और साथ ही साथ इससे हमारी लेबर मोबिलिटी भी होती है. कि ऐसा नहीं है कि जस्ट लेबर यहीं पे काम कर सकती है. जैसे कि हमारी जो कंट्री में बहुत लाइक 140 करोड़ से ज़्यादा प्लस पीपल है. जरूरी नहीं है कि हम सबको एम्प्लॉयमेंट दे दें. ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन हमारे वर्कर बाहर जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? वहाँ पर काम कर सकते हैं ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अंडरस्टूड? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? मैं भी पूछूंगी वन बाय वन क्या है. इट ऑल्सो प्रमोट. ये क्या करता है? कॉस्ट सेव कर रहा है. कॉस्ट सेव कैसे कर रहा है? अगर जैसे आपने देखा कि असेंबलिंग जो ये आईफोन होती है, इसकी इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है, चाइना में होती थी, तो क्या होता है? इससे कॉस्ट क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है. कॉस्ट डाउन होगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आप यही कर सकते हो कि आपको ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ सस्ता बन सकता है. उस कंट्री में जाके क्या करो? वहाँ कंपनी सेटअप कर सकते हो और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? इससे कम हो जाएगी. सो क्या हो रही है? कॉस्ट क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. और क्या फायदे लग रहे हैं आपको? और क्या एडवांटेज हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के? हाँ, न्यू मार्केट तो मैंने बता दिया. और क्या हो सकते हैं? रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से. जैसे आपने देखा होगा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है तो क्या हो रहा है? सेम हमारी इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं. इट इज ऑल्सो इम्प्रोवाइज द इंटरनेशनल रिलेशन. अंडरस्टूड? कितने, मतलब कम से कम 10 पॉइंट से तो ऊपर हो ही गए हैं अगर हम देखें. और क्या करता है ये? एंड इट इज ऑल्सो असेस द न्यू टैलेंट. जैसे आपने देखा होगा कि सीईओ जितनी भी कंपनी के है वो कौन है? इंडियंस. सो व्हाट इज इट? इट असेस टू द न्यू टैलेंट. अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या करना पड़ता? उसी कंपनी में के रिक्रूट करने पड़ते हैं. ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन वी कैन असेस टू द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड. एंटायर वर्ल्ड में से जहां बेस्ट टैलेंट मिल सकता है वो हम क्या करेंगे? रिक्रूट कर सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो असेस्ड, मतलब न्यू टैलेंट को क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है. इतने सारे एडवांटेज हो गए. अंडरस्टूड है सबको? कोई डाउट किसी को किसी भी एडवांटेज में? आप बताओ. हाँ, कोई एक एडवांटेज बताओ ग्लोबलाइजेशन के. हाँ ठीक है, मतलब ये भी बात अच्छी है. हाँ गुड, कि फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल रही है. फॉरेन एक्सचेंज भी हमें चाहिए होती है क्योंकि हमें पे करना है उसके लिए, पेट्रोल के लिए कुछ. मैंने कहा ना, हमारे पास सारे रिसोर्सेज नहीं हो सकते.
हमें किसी न किसी रूप में ट्रेड करना पड़ेगा दूसरी कंट्री के साथ, और हमें ट्रेड करना पड़ेगा तो क्या है उसके लिए, इट इज़ द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसके कॉन्स भी है, मतलब इसके जो है डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? रिसोर्सेज डिप्लीट होती है कंट्री। सही बात है, जितना आज अब जैसे सबसे पहली बात पेंडेमिक फैली, कोरोना कोविड पेंडेमिक जो फैला वो किसकी वजह से फैला? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर नहीं होता, कंट्री अगर एक कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करती तो कितना बड़ा पेंडेमिक आ सकता था कि पूरी कंट्री में मतलब इतनी सारी देश इंपैक्ट हो जाए, नहीं हो सकता था शायद। तो क्या करता है ये, इससे क्या हो सकता है? पेंडेमिक, आपकी पेंडेमिक हो सकते हैं। इट इंक्रीज द लाइक्हुड ऑफ पेंडेमिक, इट इंक्रीज द लाइक्हुड ऑफ पेंडेमिक। वन ऑफ द डिसएडवांटेज है कि पेंडेमिक आ सकता है क्योंकि कंट्री क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है? और क्या हो सकता है? अब ये देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास आई थी, क्या करने आई थी? ट्रेड ही तो करने आई थी। क्या कर गई? 2 साल तक राज कर गई। तो क्या है ये एक तरीके का? यही है कि मतलब अगर कोई पावरफुल कंपनी अगर आ जाए, ट्रेड करे, तो वो क्या कर सकती है? पूरी इकोनॉमी को कैप्चर कर सकती है अपनी, मतलब अपने जैसे 2 साल तक राज करके गई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हो सकता है। आप पता किसी किसी कंपनी की जो उनकी अर्निंग है वो किसी एक देश की अर्निंग से भी ज़्यादा है। तो बहुत मतलब क्या कर सकती है? किसी भी इकोनॉमी को क्या कर सकती है? कैप्चर कर सकती है। सो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। और क्या डिसएडवांटेज लग रहा है? डिसएडवांटेज द कल्चर आइडेंटिटी। कल्चर आइडेंटिटी को देखो आज डिसएडवांटेज कर ही दिया। दिस इज नॉट आवर कल्चर टू वेयर द जीन्स, द टॉप, दिस इज नॉट आवर कल्चर। सो डैमेज तो करा है किसी भी कल्चर की आइडेंटिटी को। सो ग्लोबलाइजेशन से किसी भी कल्चर की आइडेंटिटी क्या हो सकती है? इम्पैक्ट हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन से किसी कल्चर की आइडेंटिटी इम्पैक्ट हो सकती है। साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, जैसे कि अभी कल ही न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ से रशिया ले जा रहे हैं लेबर और उनको आर्मी में डाल दिया जा रहा है। तो मतलब लोग तो ऐसे कि हम आपको वो देंगे लाइक कुछ, अब देखो, और वो भी मतलब आपको क्या देंगे? जॉब फैसिलिटी, और उनको पता है अभी यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, किस में डाल देंगे? आर्मी में। तो क्या करता है इससे? आप लेबर का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। जरूरी नहीं है कि पैसा बनेगा, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है ग्लोबलाइजेशन से। और साथ ही साथ इससे आपको जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। कुछ सोचो, अगर नहीं आता है ये ग्लोबलाइजेशन तो हमारे यहाँ की कंपनी ग्रो करती। जो होता, अगर नहीं है आईफोन तो हमें यूज़ करना पड़ता माइक्रोमैक्स या जियो, करना तो पड़ता, हमारी कहाँ की कंपनी ग्रो करती। लेकिन ग्लोबलाइजेशन है तो हमारे यहाँ की कंपनी के पास, हमारे यहाँ की कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही। इस वजह से क्या है, एक तरीके से हमारी यहाँ की कंपनी को भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये क्या है? डिसएडवांटेज। और बताओ और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? हाँ, डेटा प्राइवेसी को। और क्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेज? और क्या हो सकता है? डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई एक दूसरे पे। जब चाइना से ट्रेड बंद हुआ था तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था हमें। चाइना से जब ट्रेड बंद हुआ तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो ये इससे क्या होता है? डिपेंडेंस भी क्या हो जाती है? एक दूसरे पे बढ़ जाती है। जैसे वो मेक इन इंडिया हमने चलाया है, वो क्यों चलाया है? ताकि हम डिपेंडेंट न रहे किसी और पे, डिपेंडेंसी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये क्या एक तरीके का डिसएडवांटेज। कनेक्ट करो जितना कर सकते हो रियल वर्ल्ड से, इतने रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल डाल सकते हो। ये मतलब जस्ट ये नहीं कि आप MBA ही है, तो जितना रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल, जितना रियल वर्ल्ड को स्टडी करोगे ना उतना मजा आएगा। केस स्टडी भी करेंगे, हर एक क्लास में केस स्टडी हुआ करेगी। रियल वर्ल्ड को जितना एक्सप्लोर जानेंगे और अच्छा इंटरनेशनल बिजनेस मतलब ये वाला सब्जेक्ट अच्छा बनेगा। और क्या क्या इसकी डिसएडवांटेज हो सकते हैं, मैं भी पूछूंगी क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज, फिर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन करेंगे। और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? थ्रेट टू, हाँ, नेशन सिक्योरिटी, ठीक है। हाँ, छोटे बिजनेस को तो खा जाएंगे बिल्कुल। हाँ, और क्या हो सकता है? सही बात है, डेप्रिसिएशन टू ग्लोबल करेंसी।
हाँ ये भी सही बात है कि कनेक्टेड है तो एक जगह रिसेशन आएगा तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा, सब पड़ेगा। अगर नहीं होती, इतना डिपेंडेंसी नहीं होती तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैंने कहा ना पेंडेमिक ही नहीं आता अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो किसी भी कंट्री में इतना इम्पैक्ट नहीं होता। सो दिस इज एडवांटेज एंड दिस इज अ डिसएडवांटेज। क्लियर है सबको मीनिंग एडवांटेज डिसएडवांटेज? ठीक है, आप बताओ आपका नाम। कोई दो एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। First advantage is spread of knowledge and technology, and the second one is promote economic growth. And is also access to the new market. And any disadvantage? Your name? Any disadvantage? Yes. मतलब it increase the likelihood of happening the pandemic. And कल्चर आइडेंटिटी इम्पैक्ट होती है। कल्चर आइडेंटिटी जैसे किसी भी देश की कल्चर आइडेंटिटी क्या होगी? इम्पैक्ट होगी। जैसे मैंने बताया ना कि इंडियन हमारी कल्चर अलग था बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हम पे पड़ा है, हमारी कल्चर आइडेंटिटी इम्पैक्ट हुई है। दिस इज नॉट आवर कल्चर टू ईट द वर्कर्स, ईट द पिज्जा। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया है और ये मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे कल्चर है जैसे, बट इट इज नॉट आवर कल्चर। So this is the advantage and disadvantage. Till now कोई डाउट किसी को? क्लियर? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग भी। इसके बाद है ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट इज इंपॉर्टेंट। ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर। ड्राइवर्स होते हैं कि किसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा आगे बढ़ता है, किस चीजों की वजह से ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा आगे बढ़ता है, ये इंप्रूव होता है। सबसे पहले बताया ना टेक्नोलॉजी ड्राइवर। टेक्नोलॉजी, द फर्स्ट ड्राइवर इज टेक्नोलॉजी ड्राइवर। फर्स्ट ड्राइवर है टेक्नोलॉजी ड्राइवर। इसमें आप यू कैन राइट कि फास्ट स्प्रेड ऑफ आईटी, फास्ट स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, इसकी वजह से तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन इज व्हाट? इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट मार्केट। डिफरेंट मार्केट को क्या करना? इंटीग्रेट करना, डिफरेंट मार्केट एक में बनना, यही होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन में क्यों इंप्रूवाइज हुआ है? एक तो टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर की वजह से। टेक्नोलॉजिकल में वर्ड यू कैन राइट कि आफ्टर द 1980 ड्यू टू द इन्वेंट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट वैसे हम नहीं बनाया था, इट इज ऑल्सो बी मेक बाय द यूएस आर्मी। ठीक है, तो वो यहाँ पर आया तो क्या है? ड्यू टू द फास्ट स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, ड्यू टू द फास्ट स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। द फर्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर। सेकंड पॉलिटिकल फैक्टर। आपको पता होगा ईयू, यूरोपीय यूनियन, एक मतलब आपको बस 27 या 28 कंट्रीज, एक ही वीजा लगता है, फिर आप यू कैन गो एनीवेयर। सो क्या है? इनका एक पार्लियामेंट है, एक फ्लैग है, एक करेंसी है दैट इज यूरो। तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की वजह से, रीजनल इंटीग्रेशन की वजह से, द सेकंड फैक्टर इज पॉलिटिकल फैक्टर कि ग्लोबलाइजेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है। सेकंड इज पॉलिटिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर में यू कैन राइट व्हाट आर द फैक्टर्स। सेकंड वन इज पॉलिटिकल में यू कैन राइट कि रीजनल इंटीग्रेशन की वजह से एंड ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज रीजनल इंटीग्रेशन, जैसे आसियान, सार्क जो हमारा एशिया वाला है, हाँ, और आसियान और ईयू, ये रीजनल इंटीग्रेशन की वजह से, दिस पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए ट्रेड बैरियर्स, गवर्नमेंट रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर्स, सो इससे क्या होगा? प्रमोट होगा ग्लोबलाइजेशन। और हाँ, टैक्स अगर इन्वेस्टमेंट बैरियर्स रिड्यूस कर दिया अगर, सो वो भी इम्प्रोवाइज करेगा। थर्ड वन इज इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक। अब एफडीआई हमने क्या करा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, एफडीआई प्रमोट किया। एफडीआई मीन्स मतलब यू कैन गो अनदर कंट्री, ठीक है, वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ड्यू टू द एफडीआई और फाइनेंशियल मार्केट्स इंटीग्रेट हुई है, उसकी वजह से भी क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन इंप्रूव हुआ है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। तो द वन फैक्टर इज टेक्नोलॉजिकल, सेकंड इज पॉलिटिकल, थर्ड वन इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में यू कैन राइट ड्यू टू द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट में ग्लोबलाइजेशन, एडीआर, जीडीआर्स, मसाला बॉन्ड्स एंड मार्केट ड्राइवर्स। Another one is market drivers. मार्केट ड्राइवर्स कैसी, कंज्यूमर्स जो है उनकी प्रेफरेंस चेंज हो रही है, कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंज्यूमर डिमांड मोर ड्यू टू द सक्सेस ऑफ द न्यू मार्केट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज, ग्लोबल सप्लाई चेन इज इंक्रीज, कंज्यूमर इज डिमांडिंग मोर एंड मोर न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हमें जो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बन रहे होते वही यूज करने पड़ते हैं, लेकिन ड्यू टू द मार्केट फैक्टर चेंजिंग इन द कंज्यूमर बिलीव्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस अटैच्ड टू द न्यू मार्केट और ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से। ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब है कि जो माल हमारी कंट्री में नहीं मिल रहा वी कैन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये भी क्या एक फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। These are the key, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यू हैव टू राइट दिस, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मार्केट, एंड एक्सप्लेन मोर रियल लाइफ एग्जांपल्स। जितना आप एग्जांपल समझाओगे, जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल बताया, पॉलिटिकल में रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनल इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल। इसके और क्या हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स। Fifth one is competitive drivers. Competitive drivers. Competition increase हो रहा है, MNCs बन रही हैं. What is MNC? So what is like the real meaning of MNC? क्या होती है MNC? एक कंपनी है होम कंट्री से निकल के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर रही है एंड इट डूइंग द बिजनेस इन 2 और मोर कंट्री, दैट इज कॉल्ड द एमएनसी। एमएनसी हाँ, मतलब 2-3 कंट्री में अगर आप कर रहे हो, आपका बेस, आपका हेड ऑफिस आपकी कंट्री में है, हेड ऑफिस आपका कंट्री में है और आप यू आर डूइंग द ट्रेड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन द 2 एंड मोर कंट्री, दैट इज कॉल्ड द एमएनसी। क्लियर है सबको ये? What you can write? So आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेस्टिक बिजनेस इज डिफरेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस इज डिफरेंट। What is international business? What is international business? सिंपलर टर्म्स, हाँ ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? बातें नहीं, जो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, हाँ ये बात। इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में यही डिफरेंस है। इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मतलब जब अपनी बॉर्डर को आप क्रॉस करके दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट इज द इंटरनेशनल बिजनेस। सो नाउ वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहली बात, डोमेस्टिक बिजनेस का मार्केट स्कोप ज्यादा बड़ा है या इंटरनेशनल बिजनेस का? क्यों? क्योंकि उसको एक्सेस से ज्यादा बड़ी मार्केट मिली है। एक है डोमेस्टिक, एक है आपका इंटरनेशनल, किसका स्कोप ज्यादा बड़ा होगा? स्कोप मतलब ज्यादा कंज्यूमर कहां पर होंगे? इंटरनेशनल में। एक है आपका डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। सो फर्स्ट मार्केट स्कोप कहां पर है? डोमेस्टिक में कम है और इंटरनेशनल में ज्यादा। और कस्टमर बेस कौन सा होगा डोमेस्टिक में? लोकल, लोकल कस्टमर्स होंगी और इंटरनेशनल में
वेरियस कल्चर के लोग, वेरियस कल्चर के लोग, वेरियस डिफरेंट भाषा बोलने वाले लोग, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है अगर ले लो क्लोथिंग का, सो मेरे जो कंज्यूमर होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट तरह के लोग होंगे, मे बी चाइनीज हो सकते हैं, रशियन हो सकते हैं, या उसके यूरोप के हो सकते हैं, सो डिफरेंट लोग हो सकते हैं। तो फर्स्ट बेस आपका मार्केट स्कोप हो जाएगा। सेकंड कस्टमर, मार्केट साइज किस में बड़ी होगी, इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में, ठीक है। और देन लीगल फ्रेमवर्क ज्यादा कहाँ होंगी, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो स्टैंडर्ड मीट करने चाहिए जो इंटरनेशनली मीट करता है, ठीक है, तभी वो दूसरी कंट्री में सेल हो सकता है। ऐसे ही नहीं हो सकते, हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है तभी वो मतलब दूसरी कंट्री में सेल होगी जब उसके स्टैंडर्ड्स वहां मीट करेंगे। ये आपके सिलेबस का पार्ट पढ़ा रही हूँ सारा, ये ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग इम्प्लीकेशन। देन आपका था सेकंड ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, थर्ड वन इज इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में फर्स्टली यू हैव टू एक्सप्लेन द इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट इज इंटरनेशनल, व्हाट इज डोमेस्टिक, then you can at least write 12 to 15 differences point, difference के point on the in the basis पे करना है। markets then legal risk, किस में रिस्क ज्यादा है, why, कल्चर, कितने सारे रिस्क है, बहुत सारे रिस्क है। एक तो कल्चर रिस्क आपको, और फोरेंसिक का भी, मतलब जो आपकी और भी बहुत सारे रिस्क है। कॉस्ट किस में ज्यादा लगेगी, इंटरनेशनल में। दीज आर द बेसिस यू कैन कंपेयर। कंपटीशन किस में ज्यादा है, इंटरनेशनल में। ग्लोबल प्लेयर मिलेंगे, ओलिगोपोली पता होगा आपको, ओलिगोपोली में कि लाइक नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होता है, जैसे पेप्सी एंड कोका कोला। फाइनेंशियल कंसिडरेशन में किस में ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज किस में ज्यादा होंगे, इंटरनेशनल में। आप ग्लोबली क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो रिसोर्सेज को। सो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन राइट। कितने लिख लिए, एक तो मार्केट स्कोप, सेकंड वन इज कस्टमर बेस, थर्ड वन इज मार्केट साइज, देन लीगल फ्रेमवर्क, रिस्क, ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स कहाँ ज्यादा होंगे, इंटरनेशनल में ज्यादा होंगे। वाई, अलग अलग कंट्री की अलग अलग पॉलिसीज, एंड अलग अलग पॉलिसी के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रेड बैरियर्स। तो यही क्या है, ट्रेड बैरियर्स कहाँ ज्यादा है, इंटरनेशनल में। किसी कोई डाउट है यहाँ पर, तो वी हैव टू इंक्रीज आवर स्टैंडर्ड्स। या तो देखो, अगर या तो स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, या क्या होता है एक पॉलिटिकल भी होता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट अगर क्या करे, उनसे बायलैटरल ट्रेड करे, बायलैटरल एग्रीमेंट करे, तो उसके थ्रू हो सकता है। जैसे कि क्या नहीं हो जाएगी, इंटरनेशनल ट्रेड की क्या, पांचवी नहीं, लिमिटेशन तो है, लेकिन आपको ये देखना है ना क्यों नहीं कर रही, क्यों हमारे वहाँ का स्टैंडर्ड, हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि सब जगह करे। मतलब अगर हमें इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो हमारा प्रोडक्ट में ऐसी बात होनी चाहिए कि कहीं का भी कंपनी, मतलब कहीं की भी कंट्री या कंपनी उसे रोके नहीं। हाँ, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने चेंज करा है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। बीफ प्रोडक्ट सेल होता है इन द अमेरिका, यहाँ नहीं हो सकता है। मतलब जो मैकडोनल्ड है वो अमेरिका में बीफ प्रोडक्ट सेल करते हैं, इंडिया में नहीं कर सकते क्योंकि नहीं हो सकता यहाँ पर। तो चेंज कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द, ऐसा नहीं कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया वो कहीं चेंज नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द कंट्री यू कैन चेंज, अकॉर्डिंग कंट्री क्या कर सकते हो, चेंज करना है, अपने आप को वहां पर अडेप्ट करना है। और एक अटेंडेंस अच्छा देने, अच्छा अभी नहीं लगा मार्क, अच्छा नहीं अभी 2 बजे स्टार्ट हुई, नहीं
और कोई डाउट इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस में? कोई डाउट? अटेंडेंस लिख दूं? Now the MNC, multinational corporation. What is multinational corporation? जो दो कंट्रीज से दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करे. MNC is a company that having business in the at least more than one countries. That is called the MNC. MNC क्या होती है? Multinational company. इनका जो head office होता है एक country में होता है and they are doing the trade in the different countries. That is called the MNC. MNC worldwide business presence होती है. इनकी presence worldwide है. कोई example? बहुत सारे example है. और हाँ टाटा. ये क्या है? लार्ज एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है. लार्ज है, पावरफुल है. जैसे कि और सबसे पहले कौन सी कंपनी थी जो एमएनसी थी? सबसे पहली कंपनी डच ईस्ट इंडिया जो कि स्पाइसेस वगैरह लेने आए थे. वास्को डी गामा, पता है ना, 1498 में. सही बात है, आए थे. वैसे सिल्क रूट से वो स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल बिजनेस. मतलब इंटरनेशनल बिजनेस वहां से कह सकते हैं कि वहां से स्टार्ट, एक ये न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां से स्टार्ट हुआ. लेकिन सबसे पहले एमएनसी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी. स्पाइसेस लेने यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, तभी वहां पर गए और लोगों को पता चला कि इंडिया में इतना सब कुछ है. इनके जो हेड ऑफिस होते हैं वो एक कंट्री में होते हैं और दूसरी कंट्रीज में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं. अभी हम एक ग्लोबलाइजेशन की केस स्टडी भी करेंगे. इसको सबको मतलब वो कर दो ताकि पिक ले लेंगे. मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ. हाँ. इनके टर्नओवर क्या होते हैं? हाई होते हैं. और क्या है इनकी फीचर्स? क्या है एमएनसी के फीचर्स? क्या है? इनके टर्नओवर हाई है. इनका कंट्रोल एक कंट्री से ज्यादा में होता है. और ये क्या होते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांस ज्यादा. दीज आर मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस. A to Z में बोला ना. अच्छा, यस यस. A to Z में भेज दिया. बाकी बबूल. के पास जो ना हो. एमएनसी की फीचर्स क्या है? एमएनसी की फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? आप लोग बताओ. हाई टर्नओवर, और हाई टर्नओवर के साथ क्या है? और ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी. यस, एंड मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस. एग्रेसिव मार्केटिंग. एग्रेसिव मार्केटिंग होती है, बहुत मार्केटिंग करते हैं. और क्या कर रहे हैं ये? मैनेजमेंट बाय प्रोफेशनल. ये जो होते हैं इनको मैनेज कौन कर रहे हैं? प्रोफेशनल्स. एमएनसी को मैनेज कौन करते हैं? प्रोफेशनल, नॉट द पर्सन जिनको एक्सपीरियंस नहीं है. सो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, लार्ज है, पावरफुल है, बिजनेस कंडीशंस को लॉन्ग टर्म में जलाना चाहते हैं. इतना लेट. इसके बाद मोड्स ऑफ एंट्री. मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो आप कैसी, कौन सा वे, कौन सा मोड अपनाओगे, अडॉप्ट करोगे कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है? देयर आर मैनी वेज, देयर आर मैनी मेथड्स थ्रू विच यू कैन गो इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस. पहली बात ये बताओ इंटरनेशनल बिजनेस की मीनिंग, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग डोमेस्टिक बिजनेस से कैसे डिफरेंट है, ये सब क्लियर है? किसी कोई डाउट? टिल नाउ कोई डाउट? These diverse factors. मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में हमें देखना है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है
इन ऑर्डर टू एंटर द इंटरनेशनल मार्केट, आपने सुना होगा एक्सपोर्टिंग, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, ये सब सुना होगा। नाउ हम ये पढ़ेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम कौन सा मेथड, कौन सा मोड यूज करें इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए। इंटरनेशनल, पहले आप लोगों को लगता है जस्ट एक्सपोर्टिंग इज इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट कर लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस, बट नहीं, देयर इज मैनी मोड्स, मैनी मेथड्स जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। और कौन कौन से वेज आपको पता है? फ्रेंचाइजिंग है, हाँ, आउटसोर्सिंग भी है। नाउ इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। आप बुक लिख सकते हो चार्ल्स W.L. हिल, मैं बुक का नाम लिख देती हूँ, ये आप रेफर कर सकते हो। मैं आपको PDF भी भेज दूंगी। ये बुक फॉरेन राइटर है, बुक भी सेंड कर दूंगी, PDF ग्रुप बना हुआ है। तो फर्स्ट मेथड इज एक्सपोर्टिंग। व्हाट इज एक्सपोर्टिंग? तो एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग की अपनी होम कंट्री में, इसके बाद जो भी प्रोडक्ट बना उसको सेल किया अदर कंट्री में, इसे बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। सो एक्सपोर्टिंग यू कैन राइट using domestic plant as a production base for exporting goods to foreign market, using domestic plant as product base for exporting goods to foreign market, it is a traditional method. It is, पीछे बातें नहीं, it is a traditional method, it is traditional method, attendance sheet का है, आगे दो, it is traditional method to reach foreign market, it is a traditional method to reach the foreign market, new method नहीं है, traditional method है। ट्रेडिशनल मेथड क्या, जैसे कि अगर यहाँ से हमने डोमेस्टिक कंट्रीज के लिए क्या करी, गुड्स बनाई, वो बच गई तो व्हाट वी डू, उसको बाहर सेल कर दिया। एक्सपोर्टिंग के क्या फायदे हैं? रिस्क कम है, क्या है, रिस्क कम है, और क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं, बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। और क्या एडवांटेज एक्सपोर्टिंग के? हाई, हाउ हाई प्राइसेस इज, you can see economic of scale, we can gain economic scale, मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो ना, that is economic of scale, मतलब इकोनॉमिक, हाँ, फॉर वी कैन गेट द फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो, हमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिल रहा है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब हम लार्ज क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और क्या होगा उससे, कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है, इससे हमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल के फायदे मिल रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं दैट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल। और क्या हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोर्टिंग क्लियर है, एक्सपोर्टिंग में क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट इन द होम कंट्री, और उसको प्रोडक्ट को कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो इन द अदर कंट्रीज। क्या टैक्स बेनिफिट, हाँ, जैसे मॉरिशस वगैरह से, वहां पर तो फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड हमारा एग्रीमेंट है, बहुत सारी कंट्री के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो बेनिफिट तो। और इसके साथ साथ क्या फायदे हैं, रिस्क मिटिगेशन, और एक्सटेंड भी हो रहा है ग्लोबली। यू कैन से हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, ये मोड है एक्सपोर्टिंग। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, मतलब सॉरी एक्सपोर्टिंग के? मैम कॉस्टली है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाती है, और दूसरी कंट्री में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अलग होगी, दूसरी कंट्री के स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, और क्या हो सकते हैं,
दूसरी कंट्री को कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं जाएगा। टैरिफ बैरियर्स, जैसे अभी देखा आपने चाइना के साथ पहले हमारा सब सही था, लेकिन जब क्या हुआ डिस्प्यूट हुए, बॉर्डर डिस्प्यूट हुए, तो क्या कर दिया हमने, ट्रेड बैरियर्स बढ़ा दिए, अपने ट्रेड बैरियर्स कर दिए, इंक्रीज कर दिए। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है। और क्या हो सकते हैं एक्सपोर्टिंग की लिमिटेशन? प्रोडक्ट क्या हो सकता है डैमेज, हाउ? हाँ ठीक है। और करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी फ्लक्चुएशन, और कल्चर भी, कल्चर हर्डल हो सकते हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कोई जैसे कोई अगर कोई गवर्नमेंट दूसरी आ गई, मे बी प्रमोट ना करे ट्रेड करना, हमारे साथ पसंद ट्रेड करना ना करें, तो एक वो बैरियर अराइज हो सकता है। क्लियर है वाला मेथड एक्सपोर्टिंग का? अटेंडेंस शीट हो गई, सबने लिख दिया? अभी लिखना है, अभी लिखना रह गया। First mode is exporting. Second mode you can write licensing. Second is licensing. मुझे साइन भी करना होगा ना? सेकेंड इज लाइसेंसिंग. लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग से कैसे डिफरेंट है? एक होता है मोड लाइसेंसिंग, सेकेंड वन इज फ्रेंचाइजिंग. हाउ द लाइसेंसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेंचाइजिंग? ये मोड्स है, ये इंटरनेशनल बिजनेस का बेस है एक तरीके से. लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? यू कैन राइट व्हेन अ फर्म विथ पीछे बातें नहीं, when a firm with valuable technical know-how, when a firm with valuable technical know-how or unique patent product जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेटेंट है किसी भी चीज का, तो आप क्या करना चाहते हो, उसको आपने पेटेंट कर लिया, ठीक है. लाइसेंसिंग आप कब दोगे? जब आपके पास टेक्निकल नो हाउ है, यूनिक प्रोडक्ट पेटेंट है, तो इसके थ्रू आप अपनी आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो. जो भी आपकी कंपनी में कंपनी के पेटेंट को परचेज करना चाहेगा, वो क्या देगा आपको? फी देगा. इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो. सो लाइसेंसिंग में क्या होता है कि आपका एक पेटेंट है, आपने कोई ऐसी चीज बनाई कि उसका आपने पेटेंट लिया. अब जो लोग इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका क्या लेंगे? वो पेटेंट लेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फी या फी देंगे, उसके बदले वो क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल बिजनेस. क्लियर है? लाइसेंस परमिट द कंपनी of target country to use property of the license. Such property usually the trademark, the design. जैसे कि कोका कोला इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. कोका कोला लाइसेंसिंग देते हैं,
इसमें क्या होता है, देखो लाइसेंसिंग में हमारा किसी ने हमारी कंपनी की पेटेंट ले लिया, उसके बाद उनकी मर्जी है वो कैसे उसको चलाए, उसको कैसे चलाए। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि अगर हमने किसी कंपनी को अपना नाम यूज करने दे रहे हैं तो उसके पूरे मार्केट ऑपरेशन हमारी तरीके से होंगे। सो यू कैन सी कि आपका ये जो होता है लाइसेंसिंग में कंट्रोल नहीं होता सामने वाले पे, लेकिन फ्रेंचाइजिंग में होता है। अनदर वन फ्रेंचाइजिंग ये था कि आपको डिफरेंस क्लियर है तो सेम ही मीनिंग फ्रेंचाइजिंग में भी यही है, आपके ब्रांड वैल्यू को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, मतलब आपको क्या कर रहा है उसके बदले फीस दे रहा है, तो वो भी एक फॉर्म है, लेकिन कैसे डिफरेंट है ये क्लियर होना चाहिए। लाइसेंसिंग के क्या फायदे हैं, क्या हो सकते हैं फायदे, लाइसेंसिंग का मीनिंग क्लियर है सबको, और इसके अलावा और इसके और क्या एडवांटेज हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मैंने एक वो बना दिया, ऐसा कोई चीज बना दी जिसकी पेटेंट ले ली, अगर मुझे एंट्री करनी है दूसरी मार्केट में तो मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, मेरी इन्वेस्टमेंट लग रही है कोई, लाइसेंसिंग में मेरी इन्वेस्टमेंट लग रही है, नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, प्लांट सेटअप नहीं करना पड़ता, बट व्हाट दे आर डूइंग यूजिंग आवर नेम बाय पेइंग अ फी, बाय पेइंग अ फी। तो इसमें क्या है, एक तो आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है, आपकी पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना, आप क्या कर रहे हो, बस आपने कोई पेटेंट बना दिया, उसका कोई आपको उसको फीस पे कर रहा है, आप इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो कर रहा है आपका, जितना ज़्यादा फेमस होगी उतना ज़्यादा आपकी फी इंक्रीज होती रहेगी, और ऐसे आपका क्या हो रहा है, ग्लोबल रीच बढ़ रही है, एक्सपोजर बढ़ रहा है, और इसके साथ क्या है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है, रिस्क रिड्यूस हो रहा है, और बढ़ेगा भी क्योंकि कंट्रोल नहीं है हमारा, कंट्रोल नहीं है। एक ये डिसएडवांटेज हो सकती है कि डैमेज कर सकती है, सामने वाला हमारे नाम को डैमेज कर सकता है, अगर देखो, हाँ इट इम्पैक्ट द गुडविल, अगर जैसे हमारा स्टैंडर्ड है सामने वाले ने उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं करा तो क्या होगा, डैमेज होगा, तो फ्रेंचाइजिंग इज ऑप्शन। एक डाउट है लाइसेंसिंग के केस में, मैंने कहा कि पेटेंट है, टेक्निकल नो-हाउ है, वो हमने किसी फॉरेन कंपनी को परमिशन दी उसमें, तो उसमें क्या पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया होता है। देखो हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता है, लेकिन हमारा ना कंट्रोल नहीं उसमें, मतलब इसमें लाइसेंसिंग में क्या होता है, हाँ हाँ मतलब जो हाँ ये होता है, पता है इसका डिसएडवांटेज है कि वो एक उससे रिलेटेड मतलब एक ब्रांड अलग वो बन सकता है, कॉम्पिटिटर बन सकते हैं हमारे, यही तो डिसएडवांटेज है इसका, मतलब डिसएडवांटेज भी है कि जैसे मैंने किसी की लाइसेंसिंग दी, मुझे पता लग गया इसकी खामियां, 5 साल बाद मैंने हटाया, मैंने अपना कर दिया, लेकिन क्लॉज होते हैं कि आप वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस ओपन नहीं कर सकते, क्लॉज भी तो होंगी। हाँ जरूरी नहीं है कि सब जगह क्लॉज हो, जरूरी नहीं है, लाइसेंसिंग के एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। पर कोई कंपनी अगर नया टेक्नोलॉजी बनाती है तो आई थिंक शुरुआत में भी जल्दी लाइसेंस देती नहीं होगी, हाँ क्योंकि नहीं ये चीज़ तो मतलब जो बनाते हैं जो आगे स्टडी कर रहे हैं उनको पता है कि अगर हम इस बंदे ने 5 साल इसका लाइसेंस लिया, इसके बाद ये कंपटीशन में आ रहा है उसके, क्यों देंगे उसको लाइसेंस। हाँ लाइसेंसिंग जो है इससे और क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, लाइसेंसिंग के और क्या एडवांटेज हो सकते हैं, और क्या एडवांटेज आपको लग रहा है कि लाइसेंसिंग के ये फायदे हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड, हाँ तो हाँ अपने आप से करना होता है, तो ये फायदा ही है, मैंने कहा ना कि आपकी पैसिव इनकम बढ़ रही है, पैसिव इनकम यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आप सामने वाला क्या कर रहा है, फीस पे कर रहा है, आपका नाम यूज कर रहा है, द कोका कोला, मैंने आई गिव यू एग्जांपल। लॉस क्या डिसएडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ही नहीं है हमारा
सामने वाले पे कंट्रोल ही नहीं है, और पुअर क्वालिटी मैनेजमेंट भी हो सकता है। सेकेंड वन इज पुअर क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर सामने वाला उस मैनेजमेंट को ढंग से नहीं करे तो आपका नाम डैमेज हो सकता है। आपने जो पेटेंट बढ़ाने में इतनी मेहनत की थी, दैट कैन बी डैमेज, अगर सामने वाले ने आपके लाइसेंस को ढंग से यूज नहीं किया। और क्या हो सकता है, अगर प्रोडक्ट ही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया तो बाकी जगह इम्पैक्ट पड़ सकता है। जहां हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था वहां पर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, होगा ही नहीं। एंड गिव मोर एंड मोर एग्जांपल्स, वो भी रियल लाइफ। इसके बाद फ्रेंचाइजिंग। व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग? पूरा पूरा सेम एग्जैक्टली। जैसे कि आपने देखते होंगे डोमिनोज, KFC, ये क्या एग्जांपल है फ्रेंचाइजिंग की। इसमें आप अपना नाम तो यूज करने दे रहे हो, यू आर परमिटिंग द अदर पर्सन टू यूजिंग योर नेम along with the all the management system also. उनको वो मैनेजमेंट सिस्टम भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम्पल है इसकी अच्छे खासे। और इसमें बेसिकली जो ये भी फॉर्म ऑफ लाइसेंस ही है। यू कैन सी द फ्रेंचाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ लाइसेंस, लेकिन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइसेंस? कैसे डिफरेंट है लाइसेंस से? लाइसेंसिंग ग्रांट करता है आपके IP राइट्स, IP राइट ग्रांट करता है, लेकिन जो फ्रेंचाइजिंग है वो पूरे एंटायर बिजनेस को रेप्लिका कर रहा है आपका। पूरा बिजनेस मॉडल सेम होगा, स्टोर्स तक सेम होंगे। जैसे आप देखते हो स्टोर्स भी सेम होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम होता है। दे कांट मेक कि वो एक जैसे मैकडीज है या KFC है कि बहुत ज्यादा फैंसी कर दे, दूसरा वाला फैंसी नहीं करे। यस, टोटली। तो दिस इज फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के क्या बेनिफिट है? जो भी लिमिटेशन लाइसेंसिंग की थी वही फ्रेंचाइजिंग के बेनिफिट्स बन सकते हैं। कोई डाउट इन तीनों में? और एडवर्टाइजिंग भी आपकी कम होगी। कुछ सोचो, मास एडवर्टाइजिंग हो रही है, उसी का फायदा सब मिल रहा है हमें। हाँ, ऑनगोइंग तो मिल ही रहा है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग करने की भी जरूरत नहीं है। कभी देखो कि ये आउटलेट, यहाँ का आउटलेट एडवर्टाइज कर रहा हो कि मैं यहाँ पर आके प्रोडक्ट परचेज करो। ग्लोबल होती है, और वो ग्लोबल में जितने भी आउटलेट्स हैं उन सबकी क्या हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई। इसमें और क्या फायदे मिल रहे हैं? बट एक मास एडवर्टाइजिंग तो मतलब ये नहीं, हाँ दे से कि आउटलेट होते हैं कि आउटलेट, लेकिन अगर हम देखें, हाँ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है, लेकिन मतलब ऐसा हमने देखा नहीं है इतना कि एक पर्टिकुलर, हाँ ऑफ कोर्स जैसे लिखा नहीं होता कि एक कर रहे हैं उनके आउटलेट यहाँ जाए। मोस्टली हम यही देखते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर में देखें KFC की ऐड आ रही है तो उनके नीचे आउटलेट्स लिखे हुए इनके, कि एक है कमला में, एक है राजौरी में। सो टोटली सबके लिए एक ही वो कर रहे हैं। या इसके बाद और क्या हो सकता है इसका? मैडम एक बात बताइए, मान लीजिए सेंसिटिव वाला जाए या सीरम वाला जाए, ये ग्लोबली एंटर करता है, इनको डिसएडवांटेज क्या है? ये ग्लोबली एंटर करते हैं, इनको डिसएडवांटेज क्या है? थ्रू विच मोड? अच्छा, थ्रू द फ्रेंचाइजिंग। ये आप बताइए, मेरे एक तो मोड बताइए। अच्छा, ये बताइए कि इनको क्या डिसएडवांटेज है? एक तो अगर ये एंटर कर रहे हैं सो अच्छा, कैसे ही एंटर करे और अच्छा, इनको क्या डिसएडवांटेज है और किस मोड से एंटर करेंगे तो? पहली बात तो एजुकेशन मोड ही यूज़ करेंगे। जैसे ऑनलाइन, जैसे दूसरी कंट्रीज पे हमने देखा है कि यहाँ पर क्या करती है, कोर्सेज करवाती हैं, मतलब मिलके कि दो यूनिवर्सिटी मिलके कोर्स करवा रही है। मे बी उनको कल्चर बैरियर में थोड़ा दिक्कत हो, जैसे कि कॉलेज को डिसएडवांटेज
एंटर करना कहेंगे तो किस मोड से एंटर करेंगे? एक तो क्या कर सकते हैं, बायलिटरल कर सकते हैं, एजुकेशन, हाँ डिफरेंस होगा। एक तो एजुकेशन, मतलब वहाँ का क्या कल्चर है यहाँ का, क्योंकि सेम नहीं है हमारा जो पैटर्न है। एजुकेशन पैटर्न, क्या उनका सिलेबस, तो ये वो सारा कुछ मैडम आप टैगिंग मोड द व्हाट यू आर सेइंग जॉइंट वेंचर डिफेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये कैसे हैंडल करेंगे और इनको हैंडल करके तो इसका अल्टीमेटली डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज तो बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स भी रहेंगे, साथ ही साथ वहाँ का सिस्टम, सिलेबस, दीज ऑल द बैरियर्स। उन्होंने स्टडी कर लिया और उसके बाद ही एंटर किया, मैडम ऐसा तो नहीं है चीजें। फॉरेन करेंसी, बहुत सारी मतलब और भी मेथड हो सकते हैं कि डिसएडवांटेज रहेंगे, एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। नहीं वो डिसएडवांटेज मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा बड़ी देर से। आप लोग बताओ क्या और डिसएडवांटेज हो सकते हैं? Stephen is going to join MIT. Quality कहीं better है? नहीं, जैसे डिफरेंट होता है, वर्कशॉप्स करवाते हैं दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, तो हाँ करते हैं तो, लेकिन वो होते हैं कोलैबोरेशंस होते हैं उनके, कोलैबोरेट करते हैं वो। हाँ यूनिवर्सिटीज करती हैं, कॉलेज नहीं करते। वैसे ये जो आप सर ये कॉलेजेस नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज़ के पास अथॉरिटी होती है, जैसे कि कोलैबोरेट करके बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाते हैं, बहुत सारी ऐसे डिसएडवांटेज तो नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ तो फायदे हैं। टाइम क्या हो रहा है? फिर केस स्टडी भी करनी है, उस केस स्टडी में मैं एक दो क्वेश्चन लिखवाऊंगी, केस स्टडी को डीपली एनालाइज करना है जो ग्रुप पे भेजी है। यहाँ तक कोई डाउट? ये डिपेंड करता है कंपनी पे जैसे कि फ्रेंचाइजी है, ठीक है, अगर फ्रेंचाइजी कौन सा मोड यूज़ कर रहा है, मतलब जैसे कि आप फ्रेंचाइजर, मैंने आपसे आपकी फ्रेंचाइजी ली है, एक तो मैं आपको आप मुझे सारा नो हाउ बताओगे, उसके बदले जो आपकी फीस होगी वो, और जो भी आपकी हाँ रेवेन्यू शेयरिंग होगा, डिपेंड कंपनी टू कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट पे। और ये भी एक मेथड वो होता है कि आप उसमें एंटर नहीं कर सकते बाद में, फ्रेंचाइजिंग ले लिया आपने, फिर उसके डिसएडवांटेज जान लो, फिर उसके बाद ओपन कर दो, ऐसा कम होता है। मतलब जैसे आपने मेरी फ्रेंचाइजिंग पीछे बातें नहीं, जैसे मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली, हाँ फिर आप उसकी सेम बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। मैंने देखा कि मैकडॉनल्ड्स तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, मैं इसे छोड़ के वेंडीज का ले लेता हूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता। ऐसे ही दूसरे बिजनेस में नहीं जा सकते। अच्छा, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, बहुत सारे उनके एग्रीमेंट्स करवाते वक्त मेंशन करते हैं। उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम के लिए नहीं कर सकते। टिल नाउ कोई डाउट? टेक्नोलॉजी को रेप्लिका करते हैं, उनका नाम चेंज करके, जैसे लेंसकार्ट के लोग देते हैं फ्रेंचाइजी, तो फिर वो उसका स्टोर खोल देते हैं। लेंसकार्ट का लेंसकार्ट की फ्रेंचाइजी देते हैं, 5-6 इयर्स काम करते हैं, स्टोर खोल देते हैं विद सेम टेक्नोलॉजी, सेम थिंग्स, बट दे फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी पड़ती है उनको, उनका खुद का बिजनेस सेटअप हो जाता है। यू कैन से द लाइसेंसिंग। यस मैम, तो फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी में जब आप लेते हो ना, तो वो पूरा आपको नो हाउ बताते हैं, मतलब यही फॉर्म ऑफ डिफरेंस है कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में। कोई डाउट किसी को यूज कर सकते हैं, मतलब हाँ वो देखो, वो तो अब जैसे आप वो बना रहे हो तो लोकल तो आप बेच सकते हो, तो आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते किसी को, मतलब ये चीज़ तो है प्रैक्टिकली बिल्कुल आप ख़त्म नहीं कर सकते। कोई टिल नाउ कोई डाउट? फिर इसके बाद केस स्टडी करते हैं।
पीछे ही कोई डाउट है आप लोगों को? देन केस स्टडी निकाल लो। नहीं अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी बहुत मोड है। एक है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड बनाना होता है। आज 3 मोड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बाकी मोड करेंगे, फिर नहीं तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ये आप किस में से पढ़ा रहे हैं? ये हाँ, ये चाल वैसे 4 नोट शेयर कर सकते हैं? राइटिंग अच्छी नहीं है ना। कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। वैसे दिस इज बेस है ये तो बिल्कुल। अच्छा मतलब अलग अलग फ्रेमवर्क मिल जाएगा ना कि हमें हाँ, गोल हाँ, क्या करना है हाँ, उस चीज़ के लिए। अलग अलग मतलब क्या थी ग्रेजुएशन में, क्या था सब्जेक्ट? मेरा तो बीकॉम का था, मैंने ग्रेजुएशन में बाकी का बातें नहीं, केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी पहले रीड करते हैं। केस स्टडी सबके पास है? नाउ रीड द केस स्टडी। और जो क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और लिखवाऊंगी। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 4th सेम में? मतलब टोटली मतलब ये सेक्शन वाइज डिवाइड हुआ है? नहीं, सेक्शन वेक्शन कुछ नहीं है, सब दिस इज इट। अच्छा, बट ये है कि बहुत से लोग आते नहीं है, हेंस द वीडियो लेक्चर। अच्छा। केस स्टडी देखते हैं। ग्रुप में तो है ना सब? आप वो कहाँ गया पीडीएफ जो मैंने फोटो भेज दिया था? पेज किसके पास है? अच्छा कोई नहीं। ग्लोबलाइजेशन एट जनरल इलेक्ट्रिक, दिस इज द केस स्टडी। पहले तो इसको रीड करते हैं, फिर इसको समझते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द कंपनी, पहले खुद रीडिंग करो फिर इसका एनालाइज करते हैं। केस स्टडी ग्लोबलाइजेशन एट जनरल इलेक्ट्रिक, आप है सर फोन केस स्टडी किसमें? अच्छा अच्छा, कोई डाउट आपको? मतलब ये जो जितना भी अभी सिलेबस करवाया यूनिट फर्स्ट का, हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। एक इसके में और 2 क्वेश्चन है आपके पास, इसके में और क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। क्या और करना है और क्या नहीं? नहीं अभी करेंगे। केस स्टडी पीडीएफ सबके पास फोन में? पहले 5 मिनट इसे रीड कर लूँ, देन एनालाइज करते हैं इसके बाद कि कैसे क्या अप्रोच रहेगी केस स्टडी को करने की। अब तो आपको मीनिंग क्लियर है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली, हाउ इट इज वर्क। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन में बोल देती हूँ।
what is the goal behind, right? Third question and fourth question भी है इसमें. Third one is what is the goal behind trying to internationalize, what is the goal behind trying to internationalize the senior management ranks at GE. What do you think, what is the goal behind try to internationalize the senior management rank at GE? What do you think? What do you think it means to internationalize these ranks? Internationalize these ranks. Fourth one is what does the GE example tell you about the nature of global business, about the nature of global business. कॉन्ग्लोमेरेट लिखा हुआ है उसमें सेकंड लाइन में. व्हाट इज द कॉन्ग्लोमेरेट? मैम, अ कंपनी व्हिच इन्वेस्ट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेस्ट इन डिफरेंट डाइवर्सिफाई, अलग-अलग अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर. जो कंपनी जो सेवरल डिफरेंट इंडिपेंडेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, कॉन्ग्लोमेरेट. जनरल इलेक्ट्रिक, द कंपनी दैट थॉमसन एडिसन फाउंडेड, नाउ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल. पहले तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए ताकि उसका आपको आंसर कहाँ मिल सकता है. एनालिटिकल आपको आंसर देने होते हैं, आपको ये पैराग्राफ नहीं है, इट इज अ केस स्टडी. सो ऐसे तो नहीं करेंगे कि जहां आपको क्वेश्चन दिख जाए उसका बिल्कुल सेम दिख जाए उसको आप जस्ट लिख दोगे. एनालाइज आपको आंसर देने हैं इसमें. द फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू थिंक द GE हैज इन्वेंटेड सो एग्रेसिवली इन द फॉरेन एक्सपेंशन. पहले तो क्वेश्चन कि GE ने इन्वेस्ट क्यों करा एग्रेसिवली इन द फॉरेन एक्सपेंशन. व्हाट अपॉर्चुनिटी इज इट ट्राई टू एक्सप्लोइट, कि क्या एक्सप्लोइट करना चाह रहे थे, ये क्या करना चाह रहे थे, क्या ढूंढना चाह रहे थे ये. तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो. अब इसको रीड करो कि क्या क्या करा है GE ने, कंपनी ने. जब भी आप कर रहे हो उसके मेन हाईलाइटेड कर लो. जब भी आप केस स्टडी रीड कर रहे हो तो उसको मेन चीज हाईलाइट कर ली कि उन्होंने क्या, कौन सा बिजनेस इनका मॉडल, क्या ये क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, क्यों एग्रेसिवली क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेंड कर रहे हैं, कहाँ ये एक्सपेंड वो करना चाहते हैं, एक्सपेंस करना चाहते हैं. और इसमें 6-7 लाइन पढ़ के उसमें मेन चीज आपको क्या लगी बताओ. पहले एक रीड कर लो, एक जस्ट गो रीड कर लो, फिर इसके बाद एक बच्चा बताओ कि आपको क्या क्या लगा है इसमें, ये क्या क्या इसकी मेन पॉइंट आ रहे हैं. फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे इनके. एक आपको मैंने आज एक केस स्टडी दी है जनरल इलेक्ट्रिक की, तो उसके पढ़ के बताओ क्या क्या मेन. बताते रहना, जैसे जैसे होता रहे आप पढ़ते रहो, रीड करते रहो, बताते रहो कि हमें ये हाईलाइटेड लग रहा है इसका. हाँ उसके बाद जब वो अदर कंट्रीज में गए तो अदर अपॉर्चुनिटीज मिली, जैसे कि वो एयरलाइंस में. और दूसरे लोग भी देखो कि एग्री करते हो नहीं करते. अगर एग्री नहीं करते तो गिव योर रीजन कि व्हाई नॉट एग्री, एग्री क्यों नहीं करते. पहले तो नया मार्केट आया, ठीक है, उसके लिए एक्सपेंड करा.
जीई का मॉडल क्या था, मतलब क्या किस पे बेस है ये, क्यों क्या करते हैं लोग? पढ़ लो, रीड कर लो, रीड, अच्छा अच्छा, रीड कर लो, समझो उसको। पहले मैंने ये बोला बस रीड करके मेन हाईलाइटेड जो आपको लग रहा है ना, क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन मत देखो, आपको हाईलाइटेड क्या लग रहा है इनमें, क्या क्या करा है इन्होंने, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इनकी बात करें तो क्या होगी कि जी ने ये करा है। एग्रेसिव एफडीआई, ओके, योर नेम? दीक्षा। दीक्षा, सी एग्रेसिव एफडीआई करा है इन्होंने। व्हाट इज एफडीआई? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब दूसरी कंट्रीज में अपना पैसा दिया, अच्छा ठीक है, सो इनका वन ऑफ द वे था कि इन्होंने एग्रेसिवली एफडीआई करा, ठीक है, और बताते रहो बस। जो इकोनॉमीज है जहाँ पे नुकसान हो रहा है, जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, वहाँ जाके रिसोर्सेज खरीदे सस्ते में और ग्लोबल बिल्डअप किया अपनी कैपेसिटी। पहले जस्ट इसको लॉजिकली मतलब समझ लेते हैं कि इन्होंने ये करा, ठीक है। आपका योर नेम? आशीष। आशीष कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी इकोनॉमी, कैन यू रिपीट मतलब रिपीट एक बारी, जो भी डाउन डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है, जो नुकसान होना चाहिए इकोनॉमी में, जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस सेटअप है जहाँ पर वहाँ जाकर उन्होंने पैसा लगाया। फॉर एग्जांपल इसमें मेक्सिको का एग्जांपल दिया है और जापान का, ये दो मैंने एग्जांपल दिए। और ठीक है, सस्ते में रिसोर्सेज मिले, फिर उन्होंने कुछ प्लांट सेटअप या कुछ रेगुलेशन दी है या टैलेंट इम्पैक्ट, तो सब उन्होंने इन्वेस्ट किया, एक्वायर कर ली कैपिटल एट दैट टाइम। और क्या लग रहा है आपको? जीई इंडिया में कौन से नाम से ऑपरेट करता है? जीई इंडिया में कौन से नाम से ऑपरेट करता है? जी से करता है जनरल। जीएल के प्रोडक्ट ध्यान में नहीं है। अच्छा वो जो ओ जनरल है वो यही है क्या? नहीं वो ये नहीं है। नहीं ओ जनरल तो एसी में टॉप है, लेकिन ये नहीं पता। हाँ हाँ, और जीई मैंने सुना भी नहीं है, हैवेल्स वगैरह ये सब सुना। अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है, नहीं मैम वैसे तो सुना है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में। में इसके ऐसे प्रोडक्ट नहीं देखे मार्केट। अच्छा, हेयर HAIER सुना होगा, हेयर, हाँ तो यही तो है। हाँ तो ये सब ब्रांड से बेच रहे हैं। हाँ तो कॉन्ग्लोमेरेट है ना। इंडिया में इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में, सप्लाई प्रोडक्ट पावर जनरेशन वाले में। और ठीक है, ये दो चीज निकल के आई, और क्या है इसमें इन शॉर्ट अगर हम कहें? इनका प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि चाइना में जैसे एमआरआई की मशीन बनाने थे $1.5 मिलियन लगता था बनाने में, चाइना पे गए तो वही सेम चीज $5 लाख में बन रही है। तो इन्होंने क्या करा है कि ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है कि जहां इनका कॉस्ट कम हो सकता है तो वहां क्या करना, अपने प्लांट सेटअप करना। और क्या क्या आपको लग रहा है? तीन चीजें हाईलाइटेड होकर आई है। और इन्होंने शुरुआत में ही जो जहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया तो सबका रिजल्ट ये निकल के आया कि इनका जो रेवेन्यू बाहर से इंटरनेशनल बिजनेस से आ रहा था, दैट सरपास देयर डोमेस्टिक रेवेन्यू, वो 50% ज़्यादा। और हेल्थकेयर सेक्टर में मैंने फिलिप्स और सीमेंस का ना बहुत ज़्यादा दबदबा था। जब से जीई आई है ना, जीई ने तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा कर दी है, और दूसरी चीज़ उन्होंने कॉस्ट में ना बहुत ज़्यादा कम कर दी है। तो आज के टाइम में हेल्थकेयर सेक्टर में इनका सबसे ज़्यादा मतलब एडवांसमेंट हुआ है। और क्या लग रहा है आपको हाईलाइटेड? पाँच छः गुड। जनरेटर के उसमें मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब उसमें जनरेशन पावर जनरेशन में कि इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा साइलेंट जनरेटर्स बनाए हैं। और पहले था कि बहुत बड़े-बड़े मतलब मॉडल्स पे आते तो
किस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब ये किस पे वर्क कर रहे हैं रिन्यूएबल? इसके पीछे लॉजिक समझो, लॉजिक मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यू कैन सी इसके पीछे ना आपको जैसे आप तो ये बता रहे हो ठीक है ये करा है, लेकिन इसके पीछे क्या करना चाह रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाह रहे हैं, और लॉजिक समझना है इसके पीछे की ये जो कर रहे हैं, जो भी ये अडॉप्ट कर रहे हैं, ये एनालाइज करना चाह रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसमें एक और पॉइंट हाईलाइट किया है कि दे वांट टू मूव क्लोजर टू देयर कस्टमर। दे वांट टू मूव क्लोजर टू देयर कस्टमर्स। जैसे जी मनी का इसने बोला लंदन में चला गया और हेल्थ केयर का उसी जगह। तो और जो इंडियन सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग का डिवीजन थी ये मूव टू फ्रांस, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मिस तो दे मूव these companies to there। और क्या? फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर तब डिस्कस करेंगे, पहले ये बेस क्लियर, अगर इसका जी का आपको एक मॉडल क्लियर हो जाए। मेन हाईलाइटेड लिखना भी होता है कि मतलब क्या क्या आपको लग रहा है, पहले तो कॉन्ग्लोमेरेट है, फिर ये कैसी मेन और क्या लग रहा है आपको? अब फर्स्ट क्वेश्चन पे ही मूव करें अगर सारा बेस क्लियर है तो, हाँ मतलब इसके पीछे क्या क्यों? और जो उन्होंने सेल्स टीम थी अब क्योंकि पूरे ग्लोबली का एक्सपेंड कर चुका था बिजनेस, तो सेल्स टीम के लिए उन्होंने लोकल बंदे उठाए जिससे कि वो लोग वो क्या कर सकी, हाँ मतलब लोकल बंदे उठाने का इनका लॉजिक क्या था, कॉस्ट को क्या कर सकी, रिड्यूस कर सके, हाँ रिलेशनशिप भी बिल्ड करने के लिए। देखो ये ना हमें ना एग्जाम्पल नहीं देने इनके, हमें क्या करना है उसके पीछे का इनका मोटिव समझना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपको क्लियर है, केस स्टडी पीछे भी क्लियर है सबको, रीड कर ली सबने केस स्टडी? लास्ट लाइन बड़ी अच्छी है, वाज अ टाइम दैट द अमेरिकन्स लर्न टू डील विद जेट लैग। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक जीई हैज इन्वेस्टेड सो एग्रेसिवली इन द फॉरेन मार्केट? आपको क्यों लग रहा है? सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जरूरी नहीं है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच करे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। यही केस स्टडी होती है कि डजंट मैटर कि मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके जरूरी नहीं है कि करे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, अलग अलग से पूछती हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज, क्या हो सकता है फर्स्ट का आंसर? उन्होंने देखा कि क्योंकि अभी बाकी कंट्रीज की मार्केट अभी डाउन है तो सस्ते में ले सकते हैं, जो कंपटीशन उनका उभर के आ सकता था कल को, आज उसे सस्ते में एक्वायर कर लेते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, प्लस वहाँ पे क्या कहते हैं मतलब अपने नाम से चीज़ें भी बेच सकते हैं, वो एक इकोनॉमी एक्वायर कर लेंगे। तो आपको ऐसा इस वजह से लग रहा है कि एग्रेसिवली ये करा, आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्होंने क्यों करा होगा ऐसा? कंपैरेटिव, हाँ मैंने कहा ना पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है सबके। आपको क्या लग रहा है पीछे, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट वाले को लेके? सबकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है इसमें। इन्होंने इसलिए एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया क्योंकि एक जगह पे इनको लॉस हो गया शायद पैसे मैक्सिको में, मैक्सिको। तो इन्होंने ये नोटिस किया कि अगर एक जगह पे लॉस होता है तो वहाँ पे तो हम पूरे लॉस में चले जाएंगे, अगर हम इसको इन्वेस्ट कर देते अदर रीजन्स, मतलब they want to take advantage of diversification. Diversification means you don't need to put your whole money into the one basket, just spread out. Risk management करना, diversification करना, कैसे how to make good portfolio. और दूसरी चीज ये कि जैसे इन्होंने पहले भी अपना हेड ऑफिस शिफ्ट किया है तो इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं, इनके पास एक ऑप्शन रहेगा। तो आगे आप दोनों, हाँ देखो कितने सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, सब एग्री करते हैं इस पॉइंट से। और एक और चीज़ है कि स्ट्रेटजी जो होती है वो नियर फ्यूचर या प्रेजेंट ट्रेंड को देख के निकलती है 20 साल बाद 30 साल बाद। तो मे बी जो डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म, इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, लॉन्ग इन ऑर्डर टेक लॉन्ग टर्म एडवांस, लॉन्ग टर्म में। अब देखो फर्स्ट वाले के सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इन सबको मर्ज करके पॉइंट्स में लिख दिया
मेन ना आपको ना वो नहीं समझाना, आपको एग्जाम्पल नहीं समझाना कि इन्होंने ऐसे करा था, बस आपको मेन पॉइंट्स होने चाहिए कि ये ऐसा करा, इन्होंने क्यों करा, इंटेंशन क्या थी इसके पीछे, क्लियर है कि लाइक हाउ यू हैव टू व्हाट यू हैव टू राइट इन द फर्स्ट। इसके बाद ये भी दे रखा है इन्होंने कि व्हाट अपॉर्चुनिटी ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट, क्या अपॉर्चुनिटी करना चाह रहे थे एक्सप्लोर। क्योंकि मार्केट अभी उनकी नीचे है, हाँ। ये राइट टाइम है इसको लेने का, अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और क्या हो सकती है, इकोनॉमी, अच्छा तो दे वांट टू टेक एडवांटेज की इकोनॉमी, हाँ ठीक है, वो ये अपॉर्चुनिटी ट्राई टू एक्सप्लोर करना चाहते थे, और इन यू हैव टू राइट इन शॉर्ट कि ये करना चाहते थे, मतलब डोंट हैव टू राइट कि पूरा कि एग्जांपल देके, बस जस्ट राइट कि ये इन्होंने का कदम उठाया कि क्यों। फर्स्ट वाला आप लोग भी बताओ कि क्या उन्होंने, मतलब इन्होंने सबने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताए, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उनका कि उन्होंने एग्रेसिवली क्या करा है, एक्सपेंड करा है, और क्या ट्राई करना चाह रहे थे वो एक्सप्लोर करने का। एटलीस्ट 5-6 पॉइंट तो भर के आ रहे हैं, नोट डाउन इट, जस्ट राइट इन शॉर्ट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाँ मतलब जो इससे मेन उभर के आ रहे हैं ना वो चीज बतानी है हमें, इसके पीछे लॉजिक क्या था उनका। अब उन्होंने ये तो नहीं दे रखा, देखो इसमें ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन लिख रखी है उन्होंने, लेकिन हमें इसके पीछे लॉजिक समझना है, दे वांट टू डाइवर्सिफाई। समझ आए कैसे, दिस हाउ यू हैव टू सॉल्व द केस स्टडी। केस स्टडी तो आती है, आएगी तभी मैं हर क्लास में केस स्टडी, एनालिजमेंट करना सीख जाओगे, और भेजूंगी भी केस स्टडी, कैसे उनको लिखना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है। अब सेकंड है, व्हाट इज जीई ट्राइंग टू अचीव बाय मूविंग सम ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इट्स ग्लोबल बिजनेस फॉरेन लोकेशन, हाउ सच मूव बेनिफिट द कंपनी। टैक्स बेनिफिट्स। गुड, और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन कि दे वांट टू ट्राई, क्या करना चाह रहे थे। फर्स्ट वाला आप लोगों को बताओगे, द सेकंड एक्स, कि आपको क्या लग रहा है, इन्होंने सबने बताया कि ये इनको लग रहा है कि इन्होंने एग्रेसिवली क्यों इन्वेस्ट किया फॉरेन मार्केट में, एंड वर दे ट्राई टू कैप्चर। आपको क्या लग रहा है, आप भी बताओ। So what is the one word for it? What is the one word for it? What they want to achieve through it? More profit. They want to diversify. मतलब just mean. हाँ. हाँ. Okay. ऑप्टिमाइजिंग, हाँ निकालने, जस्ट यू डोंट हैव टू, मतलब उससे लेकर एग्जांपल नहीं देना, जस्ट मेन उस चीज का पूरा एक वर्ड क्या होगा बस एनालाइज करना है हमें। सेकंड में क्या हो सकता है, सेकंड में अलग अलग सबके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, ये तो है। व्हाट इज जी ट्राइंग टू अचीव बाय मूविंग सम ऑफ देयर हेडक्वार्टर्स ऑफ इट्स ग्लोबल बिजनेस टू फॉरेन लोकेशन, हाउ सच मूव बेनिफिट द कंपनी। 3 है इसमें क्वेश्चन, तीनों को स्प्लिट करके फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो सकता है कि उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स मूव करे ग्लोबल बिजनेस और टू द फॉरेन लोकेशन, क्या उनको क्या उसका ऐसे ही आप योर नेम, हाँ बताया कि टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको क्या लगा, इट इज जस्ट टैक्स बेनिफिट ओनली, और क्या हो सकता है, व्हाट इज मोर देन इट। तो लाइक सेकंड पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्सिबिलिटी, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी,
like just we cannot write na just government policy. मतलब what we can write more than government, we can just can write the government policy. क्या लिख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी से ज़्यादा, और क्या लिख सकते हैं हम? हाँ वो टैक्स इवेजन तो हो गया. अच्छा टू सक्स एक रिपीट हाईली थोड़ा सा. ओके हाँ ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज किया जिससे कि पावर डिसेंट्रलाइज होगी और सिचुएशन सारे जो भी डिसीजंस यूएस से लिए जाते थे अब वो अलग अलग सेंट्रल लोकेशन से लिए जाते थे. हाँ. उसमें ज़्यादा रियल टाइम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन से मिल चुका के पास और उसमें अब देखो शिफ्ट करने में वो ज़्यादा कनेक्टेड है, बेटर कनेक्टेड है और सारे वर्ड से एज कम्पेयर टू वो एडवांटेज. अब जैसे देखो इसमें भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है. आप 4 पॉइंट है, इसके बहुत पॉइंट बन सकते हैं, बट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू कि जितना आपसे पूछा गया है. इसके बाद सेकंड वाले में क्या लिख सकते हो? इसके में सेकंड वाला है हाउ माइट सच मूव बेनिफिट द कंपनी. ऐसी मूव से कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ? हाँ कॉस्ट रिड्यूस. ठीक है गुड. देन व्हाट द मोर बेनिफिट दे आर गेटिंग. फर्स्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं जो यहाँ पर रिपीट होंगी यहाँ पर. और क्या हो सकता है? क्या बोला? हाँ लेबर कॉस्ट. हाँ एज कंपेयर टू. ठीक है और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट सब्सिडी इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज. और क्या? ब्रांड. हाँ ठीक है कि लाइक अगर डिफरेंट कंट्री में जाएंगे ठीक है हाँ ब्रांड रिकग्नाइजेशन बढ़ेगी. और इजी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जैसे इन्होंने लंदन में अपने एग्जीक्यूटिव एटलीस्ट यू कैन जस्ट राइट द 5-6 पॉइंट्स. मतलब मोर देन इट लाइक 6 दिख रहे हैं आपको, हाईलाइटेड होगी कि ये एडवांटेज हुई इनको ये सब करने से. इसके बाद डू दिस इन्हें यूएस में फायदा हुआ इस मूव का? यूएस में फायदा हुआ. दे आर पर्टिकुलरली वांट टू नो अबाउट यूएस में फायदा हुआ ही नहीं हुआ. थर्ड वाले में गिव एग्जांपल हाउ यू कैन सी दैट नहीं हुआ. रीड इट. कहाँ आपको लग रहा है कौन से पॉइंट में है वो चीज? यही तो ढूंढना है. अब आपको बताना है कि डू दिस बेनिफिट्स. जो भी आपने बेनिफिट्स लिखे होंगे ध्यान रखना वही बेनिफिट्स को आपको उसको आगे से लिंक करना है. जो भी आपको बेनिफिट्स आपने लिखे क्या उन्हें यूएस में वो चीज एडवांटेज करी वो चीज? yes or no or give you if you want to say yes so give the explanation, if you want to say no तो give the explanation. ऐसा नहीं है कि आप नो भी कह सकते हो. तो आपको बताओ क्यों? लेकिन इसका सही आंसर नहीं है अभी भी सही आंसर नहीं है इसका. अभी भी सही आंसर नहीं है ये. ट्राई टू रीड इट. दिस नॉट फर्स्ट सेकंड तो ओके लेकिन अभी भी वो जो थर्ड पार्ट मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट है उसका सही आंसर ढूंढना है. पर्टिकुलरली यूएस यू वांट टू से. देखो अगर टैक्स इवेजन के पर्पस से देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स को नुकसान ही हुआ है क्योंकि जो टैक्स वो ले सकता था इस कंपनी से वो बाहर दे रहे हैं. हाँ लेकिन पर्टिकुलरली उन्हें क्या फायदा हुआ है यूएस में? क्या बेनिफिट? अगर हम कहें कि जो बेनिफिट जो ये अपने बेनिफिट लिखे हैं वो यूएस के वे से हमें जोड़ना है तो क्या यूएस में लेकिन एग्री कि ये यूएस पर्टिकुलर से सही चीजें हैं. लाउड थोड़ा सा लाउड मतलब हाँ मतलब
जो आप पॉइंट बोल रहे हो दैट इज मतलब आप लोग एग्री करते हो या नहीं? गिव द पॉइंट कि तभी तो केस स्टडी को पढ़ने का मजा है जब हम पोज करेंगे दूसरे के पॉइंट को. Once their entire production moved outside of the United States, like the production of the items became cheaper and the environmental cost also became less for United States, whereas it was moved to other countries. That is what has happened. मैम बट हेडक्वार्टर्स का प्रोडक्शन से क्या लेना देना? हेडक्वार्टर तो मैनेजमेंट के लिए होता है, प्रोडक्शन कहीं पे भी कर सकता है. हेडक्वार्टर हमारा मेन चीज तो वही है, प्रोडक्शन नहीं, हेडक्वार्टर तो वही, हेडक्वार्टर तो कहीं पे भी हो सकता है ना. ही मतलब ही ट्राई टू से कि प्रोडक्शन अगर कहीं और भी सेट कर दिया. हाँ हाँ, जैसे एप्पल है, एप्पल के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में, लेकिन प्रोडक्शन का होता है चाइना. चाइना में एंड नाउ इंडिया ऑल्सो. एप्पल को ये फायदा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी चाइना से हो जाती है, लेकिन टैक्सेस जो देते हैं वो ऐसे ही एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि कैसे पर्टिकुलरली यूएस में बताना है बस. नहीं 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 नहीं, जो जो प्रॉफिट एप्पल अपने हेडक्वार्टर्स में ला रहा है, उस प्रॉफिट का जो टैक्सेस होते हैं ना वो यूएस गवर्नमेंट को जाते हैं. प्रोडक्शन का हेडक्वार्टर्स होते हैं सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, आपका बिजनेस एक्सपेंड करे. प्रोडक्शन के लिए जो बनना चाहिए, एक यूएस के बंदे को जितनी सैलरी देनी होती है, इसका में एक चाइना के बंदे नहीं वो वाली चीज मुझे पॉइंट अच्छा लगा आपका, वो कॉस्ट वाला तो बिल्कुल ओके है. यूएस के वाली चीज से तो बिल्कुल ओके है वाला. और क्या हो सकते हैं? एक कॉस्ट वाली चीज होगी, और क्या आपको पॉइंट लग रहा है? आप बताओ, आप लोग भी अपने पॉइंट्स दो कि यहाँ ही पर इन्वायरमेंट वाला भी दैट इज ओके. और एग्री करते हो या नहीं? एग्री नहीं करते तो क्यों? यूएस वाला पर्टिकुलर से ये तीनों क्लियर है फिर? इसमें एक चीज ये जो कल्चरल सेंसिटिविटी डेवलप हुई है गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के, तो मे बी इन लॉन्ग टर्म वो बिजनेस और कंपनीज को भी वो नॉलेज हेल्प करेगी सेटिंग अप बिजनेस. लाउड मतलब नहीं. इसमें एक पॉइंट लिखा है कि कल्चरल सेंसिटिविटी डेवलप की है गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ओके. जब ये लोग बाहर गए हाँ तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी है दूसरे कल्चर की क्रॉस द हाँ, ये भी सही है, ये भी अच्छा पॉइंट है. हाँ ये मतलब हाईलाइटेड हो सकता है कि कल्चर, ये भी चीज़ है, सही है. और क्या कहाँ आपको पॉइंट लग रहा है? ये दो तीन चीज़ तो सही है, बिल्कुल सही है. हमें मैंने कहा ना जस्ट आपको वो चीज़ एग्जाम्पल लेकर नहीं आनी, आपको जस्ट एक पॉइंट में बताना है कि ये चीज़ है बस. और ठीक है, इस लाइन से ये अच्छी आपने बात बोली. और लाइन पढ़ के पता चलेंगे. अब थर्ड है, व्हाट इज द गोल बिहाइंड ट्राई टू बी इंटरनेशनलाइज द सीनियर मैनेजमेंट रैंक्स एट जी. द थर्ड वन क्या आंसर रहेगा उसका? मैम जो सीनियर मैनेजमेंट होंगे डिफरेंट कंट्रीज के, वो अपना अलग पर्सपेक्टिव लेके आएंगे. हाँ, है ना? और अपने जो मैंने आपको एडवांटेज बताया था स्टार्टिंग में, ग्लोबलाइजेशन की एडवांटेज कि न्यू टैलेंट को क्या कर रहे हो आप? अट्रैक्ट कर रहे हो. और क्या है इसका फायदा? मेथोडोलॉजीज चेंज होंगी. जैसे हमारे डिफरेंट न्यू मार्केट. इंडिया में जो भी इंडिया का भी कोई सीईओ होगा तो वो इंडिया- इंडिया तो जुगाड़ करेगा कुछ ना कुछ. हाँ. तो हमारे भी डिफरेंट उसमें है, तो वो वहाँ पर भी जाके चीपर वेज निकालेगा काम करने के, कॉस्ट कटिंग के. इसका हम ये भी कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, क्योंकि ये जो मॉडल फ्रेंडली है दैट इज मोर डीपर एंड मोर मीनिंगफुल इन द लॉन्ग टर्म. थर्ड वन है, थर्ड वन का क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, दो अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज द गोल बिहाइंड ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइज द सीनियर मैनेजमेंट रैंक्स एट जीई? व्हाट डू यू थिंक मीन्स टू इंटरनेशनलाइज दीज रैंक? मतलब ये इंटरनेशनलाइज करने के लिए दीज रैंक को क्या इनके पीछे मोटिव है? चीज़ वही है ना कि रॉ मटेरियल उसी कंट्री से परचेज करो. जैसे इंडिया का एग्जांपल है, रॉ मटेरियल सस्ता है और बायर्स भी बहुत सारे हैं, तो व्हाई नॉट सेट अप एवरीथिंग. तो ये मोटिव है. इसके पीछे आप एक एक पॉइंट बताओ, एक एक पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट जो सब बिल्कुल एग्री करते हैं, इंटरनेशनल कहीं ना कहीं वो ग्लोबल की जो ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज है वो आराम से लिंक कर सकते हैं यहाँ से हम आराम से. तो हाँ वो सारे आराम से लिंक हो सकते हैं. क्या क्या लिंक हो सकते हैं लेकिन बताओ, क्या आप क्या कहोगे? आप आपका नाम? क्या कहोगे कि क्या रहेगा थर्ड का आंसर? एक एक बताओ सब, जो भी आ रहा है, कोई नहीं कैसे भी आ रहा है बोलो. न्यू इनोवेशन. और
मोर प्रोडक्टिविटी, हाँ. फोर्थ वन इज व्हाट डज द जी, मतलब क्लियर है ये सबको कर देंगे नहीं अलग. थर्ड वाला भी इसको लिखना में, और ग्रुप हैगा, ग्रुप है आप लोगों का? बहुत सारे हैं। PDF में सेंड कर दूंगी, या ये चार्ल्स वाली बुक वाली, इसमें मैं आपको केस स्टडी पेज नंबर बता दूंगी, उसी में से है. अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, नहीं नहीं, मैं भी आपको और भेज दूंगी, इससे भी अच्छे मैम भेज तो मैं दूंगी. खींच लूंगा, आप अरे मैं इससे भी अच्छा भी भेज दूंगी आपको. अरे कोई नहीं, हमें हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है। थोड़ा ले लो। मैं इससे भी अच्छा भेज दूंगी क्योंकि जब अगर अच्छे ग्रुप में जा रहा है तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना. ये रहेगा ना कि आज मिल जाएगा तो फिर आज घर जाके कुछ ना कुछ कर लेते हैं पढ़ाई का। क्या फोर्थ वन तो अभी रह रहा था, फिर इसके बाद बैठ जाना, चले आना. फोर्थ वन रह रहा है, हाँ जर्नल है. फोर्थ वन तो जस्ट देख के बताने वाली है. हाँ कहानी का वो शीर्षक क्या होता है? सही बात है. मैडम इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसको मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता हूँ? आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे लीजिए, वो क्या स्टेप ले, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस लाए कि हमारा ग्लोबल ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस ये ज़्यादा स्ट्रेंथन हो? पहली बात ना आरबीआई को देखना चाहिए जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, मतलब जो हमारी जो इंडिया के हैं वो इंटरनेशनली मीट करें, क्योंकि वही पॉलिसी बनाते हैं. अगर हमें पॉलिसीज ऐसे बनाएं कि जो इंटरनेशनली भी मीट कर पाए सारी डिफरेंट कंट्रीज की, तो आराम से, मतलब वो तो देखो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी बन रही है वो डिफरेंट कंट्री को स्टडी करके बन रही है, तो डिफरेंट कंट्री से ही, ऐसा ना हो कि टोटली अलग हो जाए. अगर टोटली अलग हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट करना टोटली अलग हो जाएगा. ऐसा होना चाहिए, हाँ उसके लिए इस होने के लिए क्या क्या चाहिए? मतलब you want to try to say कि देखो मैंने आपको क्वेश्चन ये समझा है कि आपने कहा कि आरबीआई को क्या करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी हो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या करना चाहिए? मैंने ये बोला फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाओ कि जो इंटरनेशनली एप्लीकेबल हो. मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, मतलब क्या पैरामीटर में चेंजेस लाने चाहिए या क्या? आई थिंक मतलब जो मैंने और फ्लेक्सिबिलिटी दी, फ्लेक्सिबिलिटी हो और इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे ना हो. हाँ अगर हाइपोथेटिकल सेंस में बात हो रही है, इंपोर्ट टैक्सेस खत्म कर दो, अभी बन जाएगा. बहुत बढ़िया. एक्चुअली क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो अपनी बड़ा कुछ ऐसा लिख देंगे, हाँ. बट थोड़ी सी चीजें ऐसी बताइए ना, कोई यूनिक जो हमें अच्छी लगे ऐड करते हैं. अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी की जितनी छोटी मोटी टर्म्स, हाँ नहीं ये तो छोटी मोटी टर्म्स है. इससे मैंने कहा कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें ऐसे बनाने की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेट होते हैं, हमें अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि जो उसकी अकॉर्डिंग रहे. तो आपकी क्योंकि जैसे इंटरनेशनल, ऐसे मैं बात कर रही हूँ, जैसे फाइनेंस में होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, जो भी हमारी इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो उसके अकॉर्डिंग ही बनते हैं. मतलब अगर एक्चुअली चीज़ें होती हैं वो हमारे जो इंटरनेशनली है उसके अकॉर्डिंग ही जो नेशन की चीज़ें पॉलिसीज बनती हैं, हम अलग नहीं कर सकते टोटली. हाँ हम अपने अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्री वाइज कंट्रीज सबकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं. एक इंटरनेशनल होता है, उनको एक स्टैंडर्ड सेट होता है. जैसे WTO है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है, तो जो पॉलिसीज बनेंगी डिफरेंट कंट्रीज की वो उसी को पैरामीटर सेट करके बनेगी. मतलब आई वांट टू ट्राई टू सी कि पैरामीटर सेट है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर CRR SLR स्टैंडर्ड वगैरह ये सारे होते हैं. हाँ मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन, क्योंकि ना मार्केट अलग है, सबकी मार्केट अलग होती है. जैसे इंडियन मार्केट है,
लेबर इंटेंसिव है तो उसके अकॉर्डिंग अलग रहेगा, कहीं कैपिटल इंटेंसिव होगी, हमें वो समझना पड़ेगा। अगर मैं आईबी के कॉन्टेक्स्ट से समझूं, आईबी कॉन्टेक्स्ट में वी हैव टू अंडरस्टैंड मोर द कंट्री, द लेबर इंटेंसिव, इज इट कैपिटल इंटेंसिव, वो चीज़ें वो समझनी पड़ेगी हमें। हाँ मैं समझ गई, लेकिन इसके लिए ना मैं मतलब हमें उस कंट्री, जैसे अगर मैं बात करूँ जो मुस्लिम कंट्री होती है वहाँ पर इंटरेस्ट हराम होता है एक तरीके का उनके लिए, तो वो चीज़ हम वहाँ पर नहीं हो सकते ना जो हमारे स्टैंडर्ड सेट है वहाँ पर। इंटरनेशनली है लेकिन वो सारी जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कंट्री और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं। मेरे कहने का मतलब मैडम ये है कि यदि हमारा इंटरनेशनली हमें एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए, ग्लोबली बिजनेस हमारा बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हमें गोल्ड स्टोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गोल्ड जो है रिजर्व, गोल्ड के रिजर्व बढ़ाने चाहिए कि नहीं बढ़ाने चाहिए? इसके देखो सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जैसे गोल्ड के अगर हम रिजर्व बढ़ाएं तो ये इसका मैं वही कह रहा हूँ, यदि गोल्ड के रिजर्व बढ़ाएं, जैसे यू वांट टू से कि स्पेशल एसडीआर जो होते हैं, एसडीआर्स नहीं, अगर वो बढ़ा देंगे, पैसा रखा हुआ है तो कोई नो यूज है वो तो। हाँ वो सेफ्टी क्रिएट हो रही है, सेफ्टी क्वेश्चन है लेकिन नो पॉइंट है। हाँ हाँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखो आज के डेट में गोल्ड रिजर्व रखने का कोई फायदा है ही नहीं। हाँ वैसे इंडियन 9th कंट्री है, इतना है हम पे, मतलब 9th में है हम। या थोड़ा एक सा वैसे पूरा ये इकोनॉमिक अवेयर है, मैं थोड़ा सा ये बता, जैसे हमारा रुपीस बहुत कंट्रीज के अंदर एक्सेप्ट हो गया है। हाँ क्या इससे ग्लोबल बिजनेस जैसे यू कैन, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस, वैसे हम करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, वो अच्छा टॉपिक रहेगा। नहीं हुआ फोर्थ वाले में ना, मतलब जो भी आपने पढ़ा है ना उसका वही है समरी, कि जी समरी टाइप समझ रहे हो कि जी व्हाट दे वांट टू डू मेनली, बस नॉर्मली। कोई डाउट्स आज की क्लास में? बंदूक हाँ ठीक है।